अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि सलामती कौंसल की करारदाद जो कि इसराइल ने मुस्तरद कर दी और इसराइल की जो हटदर्मी है वो बरकरार है गज़ा के हवाले से और ख़ास तौर पर रफ़ा में कार्रवाई के हवाले से। ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है 5.5 माह के बाद, 5.5 माह हो गए इस जंग को जारी हुए। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था ये मामला और उसके बाद से अब तक जो है ये पहली करारदाद है जो सलामती कौंसल ने पास की है। जो अमेरिका है उसने वीटो किया है इस करारदाद को। बाकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। अब इसके बाद क्या होगा इसके ऊपर भी बात करते हैं और इसराइल का जो इसके ऊपर रिएक्शन है उसके हवाले से भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तवील बहस के बाद और काफ़ी तगोदो के बाद जो गैर मुस्तकिल अरकान हैं सलामती कौंसल के अक़वाम मुत्तहिदा की, उसके 10 अरकान ने एक करारदाद जो है वो पेश की जिसमें मुतालबा किया गया कि गज़ा के अंदर इसराइल के जो हमले हैं उसके अंदर एक आर्जी वक्फा जो है वो किया जाए, सीज़ फायर किया जाए, जंग बंदी की जाए आर्जी तौर पे, ख़ास तौर पे ईद तक। और पहले जो है वो चंद दिन कबल रूस ने इस करारदाद को वीटो किया था क्योंकि रूस ये कह रहा था कि आर्जी नहीं मुश्किल जंग बंदी की जाए और ये जंग ख़त्म की जाए और इसराइल अपनी फ़ौजें निकाले। उसके ऊपर रूस और चीन, अमेरिका के दरमियान और चीन के दरमियान इत्तफाक नहीं हो पाया था, लेकिन ये जो करारदाद थी इसके ऊपर इत्तफाक हो गया और अल्जायर ने, इक्वाडोर ने, स्विट्ज़रलैंड ने और चंद ममालिक जो कि गैर मुश्किल अरकान हैं उन्होंने जो है ये करारदाद पेश की थी। बिलाखिर ये पास हो गई है। अब इसके ऊपर दो मौक़िफ़ हैं, एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है। वो तनाज़ा ये है, अमेरिका का ये कहना है कि ये बाइंडिंग नहीं है करारदाद, इस पर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं है, जबकि चीन का, रूस का और बाकी ममालिक का ये मौक़िफ़ है कि ये बाइंडिंग करारदाद है। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं गुतरस, उन्होंने ये फरमाया है कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो इसको ये नाकाबिले माफ़ी है, इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई। अब मसला ये होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें होती, जनरल असम्बली की करारदाद तो बुनियादी तौर पर एक पॉपुलर विल को या शऊर को या कॉन्शियसनेस को ज़ाहिर करती है, वो बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन सलामती कौंसल की जो करारदाद है ये बाइंडिंग होती है, इस पर अमल दरामद ज़रूरी होता है। तो अब ये अमेरिका का मौक़िफ़ है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जब करारदाद के ऊपर अमल दरामद कराने का वक्त आएगा तो अमेरिका इसको वीटो करेगा और अमेरिका कहेगा कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। इसका नतीजा क्या निकला है कि अमेरिका ने वीटो नहीं किया तो इसराइल ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। नेतन्याहू ने के मुशीरों ने जाना था अमेरिका के दौरे पे, वो मनसूख हो गया। नेतन्याहू ने भी कहा कि वो अमेरिका का दौरा नहीं करेंगे। तो इसके नतीजे में ताल्लुकात में थोड़ी कशीदगी आई। लेकिन इसके हवाले से रूस का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा दिलचस्प है। रूस का ये कहना है कि दरअसल आर्जी जंग बंदी के ज़रिए से इसराइल को खामोश इजाज़त दी गई है कि वो जंग जारी रखे, वो कत्लेआम फ़लस्तीनियों का जारी रख सके। और ये करारदाद उस वक्त पास हुई है, उस वक्त पेश हुई है, सलामती कौंसिल में पास हुई है जबकि चंद दिन कबल मॉस्को में एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। और उसके ताने बाने भी जोड़े जा रहे हैं कि इसके पीछे मुमकिना तौर पर, क्योंकि बहुत सारी इस वक्त बातें हो रही हैं, तो मुमकिना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये जो रूस ने करारदाद वीटो की थी तो ये बेसिकली उसका रद्द-ए-अमल था। तो बहरहाल अभी देखते हैं, अभी तफसीलात सामने आएंगी तो फिर आपको उस तफसीलात से भी आगाह करेंगे। फिलहाल हम अपने आप को इस आज के मौजू तक महदूद रखते हैं। अब होना ये चाहिए कि इस करारदाद के बाद जंग बंदी हो, लेकिन इसराइल ने इनकार कर दिया। इसराइल ने रात को भी हमले किए, आज सुबह भी फ़लस्तीन पे हमले किए हैं और मज़ीद फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। इसी तरह से खुराक की जो फराहमी है उसका मामला भी बहुत ख़राब है। जितनी ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, तिब्बी आलात की ज़रूरत है, वो नहीं पहुँच रहे। इसराइल उसको नहीं पहुँचने दे रहा। जॉर्डन से इमदाद जा रही है या हवा से जो है फ़ज़ा से गिराई जा रही है खुराक, वो किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती। तो बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से जो खुराक की तकसीम है वो नहीं हो पा रही। उसकी वजह भी इसराइल की हटदर्मी है। और इसराइल ने रफ़ा में 2 दिन से जो है वो रफ़ा से शुमाली गज़ा की तरफ जो है वो इमदादी ट्रक नहीं आने दिए हैं, इमदाद नहीं आने दिए। अब इमदाद या तो इसराइल से जो थोड़ी बहुत वो
آنے دیتا ہے وہ ہے، یا جارڈن سے جو ہے وہ آ رہی ہے، رفح سے، جو رفح کراسنگ بارڈر ہے وہاں سے جو امداد ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ رفح تک محدود ہے، اور وہ اسرائیل پہنچنے نہیں دے رہا ہے شمالی غزہ کی طرف۔ تو ایک بہت ہی بھیانک جو ہے وہاں پہ صورتحال ہے، حملے بھی جاری ہیں۔ توقع کی جانی چاہیے کہ شاید عالمی دباؤ جو ہے وہ مجبور کرے اسرائیل کو کہ وہ جنگ بندی کر دے۔ رمضان ہے، روزے رکھ رہے ہیں فلسطینی، اور اس کے بعد عید ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ روزے بھی جنگ میں ہی گزریں گے، اور عید بھی جو فلسطینی ہے وہ بمباری میں اور دھماکوں میں اور جو ہے وہ ٹینکوں کی گن گرج میں ہی منائیں گے۔ تو یہ ناظرین میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار جب بھی کسی طاقتور کا کمزور کے ساتھ تنازع ہوتا ہے تو یہ جو دنیا کے اندر جس کو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، جو عالمی آرڈر ہے، جو عالمی نظام ہے، اس کی تمام تر جو بدصورتی ہے، اس کی تمام تر جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کتنا غیر منصفانہ ہے، کتنا ظالمانہ ہے، کتنا احساسالی ہے۔ اور طاقتور کو جب بدلہ لینا ہوتا ہے یا طاقتور کے مفادات ہوتے ہیں تو وہ کمزور ملکوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، ریئر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کمزور ممالک کے، کمزور لوگوں کے، مظلوموں محکوموں کے مفادات کے لیے جو ہے وہ بڑی طاقتیں کھڑی ہوں، وہ نہیں ہوتی، اور عموماً جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے سب کچھ کرنے پہ جو ہے وہ آمادہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو ہمارے سامنے ہے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ 5 مہینے سے کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو عالمی نظام ہے یہ کتنا بھیانک ہے، یہ کتنا وحشت اور بربریت پہ مبنی ہے، اس میں انصاف نہیں ہے، اس میں مظلوم جو ہیں ان کو کچلا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، اور الزام بھی انہی پہ لگایا جاتا ہے بعد میں۔ اور جو طاقتور ممالک ہیں وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، کچھ بھی جو ہے وہ کر گزرتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ایک دنیا کو ایک ایسے منصفانہ اور عدل اور انصاف پہ مبنی استحصال سے پاک عالمی نظام کی ضرورت ہے، جو کہ برابری کی سطح پہ سب کو ڈیل کرتا ہو، اور وہ طاقت دیکھ کے، اس ملک کا حجم دیکھ کے، اس کی فوجی اور معاشی طاقت دیکھ کے فیصلے نہ کیے جاتے ہوں، بلکہ اس بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہوں کہ کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جو ظالم ہے اس کا ہاتھ روکا جائے۔ تو فی الحال ہماری خواہش ہے کہ ایسا عالمی نظام قائم ہو جس میں سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہو، قانون کا اطلاق سب کے اوپر ہو، یہ دیکھ کے اطلاق نہ کیا جائے یہ امریکہ اس پہ اطلاق نہیں ہوگا، یہ دوسرا کوئی ملک ہے تو اس کے اوپر اطلاق ہوگا۔ انسانی حقوق، جمہوریت سب کے لیے ہونے چاہیے، مخصوص ملکوں کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔